मैंने सच में कुछ नहीं कहा। सच्ची आकृति बुरी तरह घबरा चुकी थी और उसे ऐसे देखकर आदमी को बहुत मज़ा आ रहा था। वो अभी उसे और परेशान करता अगर शमिता जी कमरे में नहीं आती। आदि वो सॉरी सॉरी मैं बाद में आती हूँ कहते हुए शमिता जी वापस मुड़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर आद्विक एकदम आकृति से दूर हट गया। वहीं आकृति शर्म से लाल हो चुकी थी। रुकिए माँ, कहिए, कुछ काम था आपको? आद्विक ने बाहर आते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे पूनम से मिलने जाना था, पर लगता है तू बहुत बिजी है, मैं खुद से चली जाऊंगी। शमिता जी अपनी हंसी रोकते हुए बोली। क्या माँ, आप भी चलिए, मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। चलिए आप। आद्विक झेपते हुए कमरे में चला गया और शमिता जी हंसते हुए नीचे। तुम्हें ज़रा भी अकल वकल है कि नहीं? अब माँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हम कितने बेशर्म हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आकृति को ध्यान ही नहीं रहा कि वो गुस्से में क्या बोल गई। उसकी बात पर आद्विक शरारत से मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर आकृति ने अपनी बात पर ध्यान दिया तो शर्म से लाल हो गई। उसने आद्विक को कमरे से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर लिया और खुद गेट से लगकर खड़ी हो गई। आद्विक अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वहां से चला गया। आकृति, आकृति क्या करती है तू? जबान पर काबू रखा कर। क्या सोच रहा होगा वो, कुछ भी बोल देती है। आकृति ने अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए कहा। आज रात शमिता जी वहीं रुकने वाली थी तो आद्विक उन्हें छोड़कर वापस आ गया। जब तक वो आया आकृति डिनर बना चुकी थी और सार्थक खाना खाकर सोने जा चुका था। आद्विक फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गया। आकृति अभी भी खड़ी हुई थी। तुम क्यों खड़ी हो? बैठो और खाना खाओ। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। आकृति अभी भी घबरा रही थी। बैठो चुपचाप। आद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। खाओ, मुंह उसकी ओर निवाला बढ़ाकर प्यार से बोला तो आकृति ना नहीं कर पाई और उसने उसके हाथ से निवाला खा लिया। आकृति, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेशक मेरी पत्नी हो, पर मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी सहमति के बिना मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें कभी मजबूर करूँगा अपने करीब आने के लिए। तुम्हें पता है, तुम मुझे देखकर ऐसे डर जाती हो तो बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत किया करो। मेरे साथ रहते तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है असहज होने की। आदमी उसे खाना खिलाने के साथ साथ उससे बातें भी करता जा रहा था। आकृति खाना खाते हुए एकटक उसे देख रही थी। खुद के लिए वो कितना प्यार महसूस कर रही थी वो उसकी आंखों में, जो उसने कभी प्रतीक की आंखों में महसूस नहीं किया था। प्रतीक उससे हर रोज़ बोलकर अपना प्यार जताता था, कभी कोई सरप्राइज़ देकर तो कभी कोई महंगा गिफ्ट देकर, जो उसने कभी नहीं लिए उससे। पर उसकी आंखों में कभी ऐसा प्यार नहीं दिखाई दिया था उसे, जो उसे आदमी की आंखों में दिखाई दे रहा था। आकृति, मैं तुम्हारे और प्रतीक के बारे में सब जानता था, हमेशा से ही जानता हूँ। आज भी तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई हो और शायद कभी निकाल भी ना पाओ। पर एक बात तय है, तुम्हें मैं उसके पास नहीं जाने दे सकता वापस, किसी भी कीमत पर। तुम मुझे पूरी ज़िंदगी भी नहीं अपनाओगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम वापस उसके पास नहीं जा सकती कभी भी। आद्विक ने कहा तो आकृति उसे देखने लगी। ना जाने क्यों, पर यह बात उसे बुरी नहीं लगी थी। आद्विक ने उसे उसके प्यार के पास भेजने से मना कर दिया था, पर उसे इस बात से गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बिना कुछ कहे आद्विक की ओर एक निवाला बढ़ा दिया। मैं वापस जाना भी नहीं चाहती, उसके अंतर्मन से आवाज़ आई। पर अगले ही पल उसने अपने मन के विचारों को झटक दिया और आद्विक को खाना खिलाने लगी। आकृति रसोई में बर्तन साफ कर रही थी और आद्विक दरवाजे पर टेक लगाकर उसे देख रहा था। आज ना जाने क्यों आकृति को आद्विक की नज़रों से शर्म आ रही थी। उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। अचानक बाहर बादल गरजने की आवाज़ आई। आकृति का मन खुशी से झूम उठा। वो बच्चों की तरह उछलते हुए बाहर भाग गई। आद्विक भी आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे चला गया। बाहर आकर देखा तो आकृति अपने हाथों में बारिश का पानी लेकर उछाल रही थी। तभी उसकी नज़र आद्विक पर गई तो वो दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बारिश में खींच लिया। आकृति अपने दोनों हाथों को खोलकर बारिश में भीगने लगी और आद्विक प्यार से उसे निहारने लगा। बारिश के पानी से आकृति के कपड़े
उसके जिस्म से चिपक गए थे। बारिश की बूंदें उसके शरीर से फिसल रही थी। अचानक से बिजली कड़की तो आकृति डरकर आद्विक के सीने से आ लगी। कुछ देर बाद आकृति को होश आया तो वो झेंपते हुए उससे अलग होकर जाने को हुई तो आद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली। आकृति के पूरे बदन में जैसे सिहरन दौड़ गई। आद्विक आगे बढ़कर उसके करीब आया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से आ लगी। उसने उसके बालों को दोनों हाथों से आगे की तरफ किया। आकृति उसकी छुअन से सिहर उठी, उसकी आंखें कस के बंद हो गई। आद्विक की नज़र उसके कंधे के तिल पर गई तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने होंठ उसके उस तिल पर टिका दिए। आकृति के पूरे शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। उसने सिर पीछे की ओर आद्विक के सीने पर टिका दिया। आद्विक ने उसे उसके कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसकी चिन से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आकृति की आंखें अभी भी बंद थी। आद्विक की नजरें उसके माथे से होते हुए उसके होंठों पर रुकी पानी की बूंद पर आकर रुक गई। आकृति के होंठ बारिश की वजह से हल्के से फड़क रहे थे, जो आद्विक को अपने होश खोने पर मजबूर कर रहे थे। आद्विक अपने होश खोकर उसकी ओर झुकने लगा। दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आद्विक थोड़ा और झुका तो आकृति की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई। आद्विक ने रुककर कुछ पल उसे देखा। उसने अभी भी आंखें बंद की हुई थी और उसके आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। उसके फड़फड़ाते होंठों को देखकर आद्विक भी कंट्रोल खो रहा था। वो आकृति के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर उसे खुद में समेट लिया। आकृति की पकड़ भी उस पर मजबूत हो गई। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए लेटे थे। अभी कुछ देर पहले जो हुआ या होने वाला था, उससे किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी एक दूसरे से नजरें मिलाने की। आदमी खुद को कोस रहा था कि वो क्यों बहका और क्यों ऐसे आकृति के करीब आया। वहीं आकृति सोच रही थी कि वो प्रतीक के साथ धोखा कर रही है। वो प्रतीक से प्यार करती है, फिर आदमी के करीब कैसे जा सकती है। सोचते सोचते ही दोनों नींद की आगोश में समा गए। अगले दिन आकृति की आंख खुली तो खुद को आद्विक के बिल्कुल करीब पाया। अब ये रोज का हो गया था कि आकृति सुबह उठती तो खुद को आद्विक के बेहद करीब पाती। आकृति झेंप कर उससे दूर हटने को हुई पर आद्विक ने नींद में ही करवट ली और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। आकृति वापस उसके सीने पर गिर गई। उसने एक दो बार कोशिश की उसकी बाहों से निकलने की पर नहीं निकल पाई। थककर उसने अपने सिर आद्विक के सीने पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद आद्विक की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। वो बिना देखे ही मुस्कुरा उठा, अब हटोगी? थोड़ी देर बाद आद्विक ने कहा तो आकृति झेंप कर उससे अलग हट गई। मेरे करीब रहने का इतना ही मन होता है तो बोल दिया करो ना। ऐसे मेरे नींद में होने का फ़ायदा क्यों उठाती हो? मैं मना थोड़ी करूँगा। हक है अब तो ये तुम्हारा, आद्विक उसे छेड़ते हुए बोला। ओ प्लीज़, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का, आकृति ने चिढ़कर कहा। हाँ, तभी हर सुबह मेरे सीने पर मिलती हो तुम, आद्विक ने कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। मतलब तुम्हें पता होता है, दुष्ट आदमी, आकृति गुस्से से भर गई थी। उसकी बात सुनकर आद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओ हेलो, मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर आ जाती हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो इतनी सी बात के लिए तुम क्यों भड़क रही हो मुझ पर? आद्विक खुद का बचाव करते हुए बोला। तुम ना छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आकृति के पास जब कोई जवाब नहीं था। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। आद्विक ने ये बात नॉर्मल ही बोली थी पर ना जाने क्यों आकृति के दिल में एक टीस सी उठी ये बात सुनकर। और सुनो, आगे से मेरे करीब आने का मन करे तो बोल देना, मैं मना नहीं करूँगा। आद्विक शरारत से बोला तो आकृति और चिढ़ गई। ओ प्लीज़, तुम्हारे करीब आने से अच्छा तो मैं मरना पसंद ए। आद्विक ने उसकी बात सुने बिना उसे अपने ऊपर खींच लिया था। बात सुनो, आज बोल दिया, आगे से कभी मत बोलना ये बात। ये इजाज़त नहीं दी है मैंने तुम्हें। 7 फेरों के 7 वचनों में बंधे हैं हम। उनमें से एक वचन ये भी है कि हम कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे बीच में छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझी? तो आगे से ध्यान रहे कि ये बात ना बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? आद्विक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो आकृति के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहीं दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया जो उसके होंठों पर उतरी मुस्कान बहुत अच्छे से बयां कर रही थी। आद्विक अभी भी बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांक रहा था।
वहीं आकृति भी अपनी नज़रें उससे नहीं हटा पा रही थी। दोनों एक दूसरे को ताड़ने में व्यस्त थे, इस बात से अनजान कि आकृति अभी भी आद्विक के ऊपर ही पड़ी हुई है। दोनों अभी न जाने कितनी देर तक ऐसे रहते अगर दरवाजे पर दस्तक ना हुई होती तो। दस्तक की आवाज़ सुनकर दोनों झटके से अलग हुए। आद्विक ने आकृति की ओर मुस्कुराकर एक आंख दबा दी तो आकृति शर्माकर बाथरूम में भाग गई। उसका शर्माना आद्विक के दिल को घायल कर गया। दी और बड़ी, आप लोग क्या कर रहे हो? गेट खोलो ना। बाहर से सार्थक की आवाज़ आई तो आद्विक ने अपना सिर पीट लिया। ये बहन के भाई को भी अभी आना था, अच्छे खासे रोमांस का कबाड़ा कर दिया। अरे आ रहा हूँ यार, आद्विक बड़बड़ाते हुए गेट खोलने चला गया। क्या है साले? आद्विक ने गेट खोलते ही कहा। आपने मुझे गाली दी, रुको अभी आंटी से शिकायत करता हूँ। सार्थक अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला। अरे नहीं बेटा, मैंने गाली नहीं दी आपको, आद्विक गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं, आपने साले बोला, और साले गाली होती है। सार्थक उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नहीं मेरे लाल, मैंने साले नहीं लाले बोला था, आपने गलत सुना। आद्विक के जो मन में आया उसने बोल दिया। पक्का ना, आप मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे? सार्थक उसे घूरते हुए बोला। अरे मैं आपको बुद्धू बना सकता हूँ क्या? आप तो कितने होशियार हो, आद्विक ने कहा तो सार्थक खुश हो गया। फिर ठीक है, सार्थक बोला तो आद्विक ने चैन की सांस ली, वरना तो ये पिद्दी आज उसकी लंका लगवाने का पूरा बंदोबस्त कर चुका था। आपको कुछ काम था ना? आद्विक ने सार्थक से पूछा। हाँ वो ना, मुझे मेरे रिपोर्ट कार्ड पर दी के साइन चाहिए थे। हर बार वही करती है ना, लाओ इस बार मैं कर देता हूँ, आद्विक ने कहा तो सार्थक ने खुशी खुशी रिपोर्ट कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। आद्विक ने साइन किए और सार्थक खुशी खुशी वहां से चला गया। आकृति नहाकर आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगी। आद्विक उसके पीछे से निकलकर कबर्ड की ओर बढ़ा, तभी आकृति ने अपने बाल झटके जो पीछे आद्विक के चेहरे पर जाकर लगे। उसकी एकदम चीख निकल गई क्योंकि कुछ लट उसकी आंख में भी लगी थी। क्या हुआ? उसके चीखने से आकृति घबराकर उसे देखने लगी। तुम अपने केशों को संभाल कर नहीं रख सकती? फोड़ दी मेरी आंख, पूरी जिंदगी अंधे के साथ गुजारना अब तुम। आद्विक चिढ़कर बोला। क्या बोल रहे हो? दिखाओ इधर। आकृति झुककर उसकी आंख देखने लगी। हे भगवान, ये तो बिल्कुल लाल हो गई है। आकृति घबरा गई थी उसकी लाल आंख देखकर। वो झुककर उसकी आंख में फूंक मारने लगी और आद्विक उसके चेहरे में खो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था आकृति को खुद की फिक्र करते देखकर। वो चाह रहा था कि काश ये लम्हा यहीं रुक जाए और वो आकृति को यूं ही निहारता रहे। थोड़ी देर बाद आद्विक को कुछ राहत मिली तो आद्विक खड़ा होकर, बस हो गया, अब ठीक हूं मैं। पक्का ना? आकृति को अभी भी फिक्र थी। हाँ हाँ पक्का ठीक हूं अब। आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और बाथरूम में जाने लगा, पर आकृति को देखकर रुक गया। वो अपने हाथ से अपनी मांग भरने की कोशिश कर रही थी, पर ना जाने क्यों भर नहीं पा रही थी। आद्विक उसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो उसके पास आया और उसके हाथ से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया। आकृति की आंखें बंद हो गई और एक सुकून उसके चेहरे पर उतर आया। तुम लोग आ रहे हो ना? परिधि ने चिल्लाकर कहा तो आद्विक ने अपनी आंखें बंद करके फोन अपने कान से दूर कर दिया। चिल्ला क्यों रही है तू? आराम से नहीं बोल सकती? आद्विक ने गुस्से में कहा। वो सब छोड़, तू ये बता कि तुम दोनों आ रहे हो ना? परिधि ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हाँ बस मैं ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, तू अभी तक ऑफिस में है? 1 घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी। क्या करता है तू? परिधि चिढ़कर बोली। अरे तू फिक्र मत कर, हम पहुंच जाएंगे टाइम से, आद्विक ने अपना लैपटॉप बैग में डालते हुए कहा। वो तो तुझे आना पड़ेगा वरना टांगे नहीं तोड़ दूंगी तेरी। हाँ मेरी माँ आ रहे हैं हम, फोन रख तू। तेरी आवाज़ सुनकर मन खराब हो जाता है मेरा, आद्विक ने कहा तो परिधि चिढ़ गई। आ तू बताती हूँ मैं तुझे, परी ने चिढ़कर कहा और फ़ोन काट दिया। आद्विक ने हंसते हुए फ़ोन अपनी जेब में डाला और केबिन से बाहर निकल गया। माँ मैंने डिनर बना दिया है, आप और सार्थक टाइम से खा लेना, और आप प्लीज़ टाइम से दवाई ले लेना अपनी, आकृति ने शमिता जी से कहा। अरे बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाकर रेडी हो जाओ। आदि आता ही होगा, फिर से गुस्सा करेगा वरना, शमिता जी ने हंसते हुए कहा। और कुछ आता है इस क्रूर सिंह को, हमेशा गुस्सा ही करना रहता है। आकृति ने मुंह बना लिया तो शमिता जी को हंसी आ गई। जाओ वरना तुम्हारा क्रूर सिंह आ जाएगा। जी माँ, आकृति झेपते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई।
कुछ ही देर में आद्विक घर पहुंच गया। नीचे हॉल में ही उसे शमिता जी और सार्थक दिखाई दिए तो वो उनकी ओर बढ़ गया। उसने शमिता जी के पैर छुए तो शमिता जी ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। माँ, आकृति कहाँ है? रूम में गई है रेडी होने, शमिता जी ने जवाब दिया तो आद्विक सिर हिलाकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा अंदर से बंद था। उसने आकृति को आवाज़ देते हुए दरवाज़ा नॉक किया। आ रही हूँ। इस आदमी को भी चैन नहीं है। बड़बड़ाते हुए आकृति ने गेट खोल दिया। तुम रेडी? आद्विक के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और मुंह फाड़े बिना पल के झपकाए आकृति को निहारने लगा। उस ब्लैक कलर के स्लीवलेस गाउन में कहर ढा रही थी ये लड़की। आद्विक अपनी सुध-बुध खोकर उसे निहार रहा था। उसकी प्यार भरी नजरें खुद पर महसूस कर आकृति शर्म से खुद में ही सिमट गई। एक हया की लाली ने उसके गालों पर अपनी जगह बना ली थी। साथ ही शर्म से बोझिल होकर उसकी पलकें अपने आप झुक गई। उसका यूं पलकें झुकाना आद्विक के दिल में हलचल मचा गया। उसकी प्यार भरी नजरों से बचने के लिए आकृति वापस पलटकर जाने लगी, लेकिन आद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर आकृति की सांसें अटक गई। वो आद्विक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आद्विक ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसे अपने करीब खींच लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से जा टकराई। आकृति की सांसें तेज हो गई थी। आद्विक उसे अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसने उसके कान के पीछे समेट दिया और कुछ पल उसके खूबसूरत चेहरे पर झुक गया। उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर आकृति की आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ आद्विक पर कस गई। आद्विक ने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आकृति के चेहरे पर एक सुकून उतर आया, साथ ही एक शर्मीली सी मुस्कान। कुछ पल बाद आद्विक पीछे हुआ और बोला, इतनी खूबसूरत दिखोगी तो पक्का मैं कोई खता कर बैठूंगा, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। आद्विक की बात सुनकर आकृति ने शर्माकर अपने सिर आद्विक के सीने पर टिका दिया। ये पहली बार था जब आकृति ने खुद से कोई पहल की थी और आद्विक इसी में खुश था। अब मुझे भी रेडी होने दो, आद्विक ने शरारत से कहा तो आकृति झेंप कर पीछे हट गई। आद्विक हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। तब तक आकृति ने उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। थोड़ी देर बाद आद्विक फ्रेश होकर बाहर आया और अपने कपड़े पहनने लगा। आकृति आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी। अचानक से आद्विक बोला, कोई और शेड लगा लो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? आकृति अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक को देखते हुए बोली, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कोई खता कर बैठूंगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। आद्विक ने कहा तो आकृति की नज़र आईने में अपने होंठों पर चली गई। लिपस्टिक का कलर डार्क रेड था। उसने जल्दी से पास पड़े टिश्यू पेपर से अपनी लिपस्टिक साफ की और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा ली। उसे देखकर आद्विक हंस पड़ा। दुष्ट, आकृति बड़बड़ाई तो आद्विक हंसते हुए उसके पास आया और सिंदूर की डब्बी उठाकर सिंदूर उसकी मांग में भर दिया और आकृति को सामने देखने का इशारा किया। आकृति ने सामने देखा तो दोनों का अक्स आईने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। आद्विक वहां से हटा और अपना फ़ोन ले आया और दोनों की एक मिरर सेल्फी ले ली। आज तो आकृति की नज़र भी आद्विक पर आकर मानो चिपक गई थी। ब्लैक शर्ट और पैंट, उस पर वाइट ब्लेजर जिसके कॉलर ब्लैक थे, साथ ही जेल से अच्छे से सेट किए हुए बाल, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी और पैरों में ब्रांडेड जूते। किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था वो। चलें, आद्विक ने कहा तो आकृति ने अपनी नज़र उससे हटाकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों साथ में नीचे आ गए। वाओ दी, आप कितने प्यारे लग रहे हो, सार्थक खुश होते हुए बोला और आकर दोनों से लिपट गया। दोनों ने झुककर उसका एक एक गाल चूम लिया। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में, किसी की नज़र न लगे तुम्हें, तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। कहते हुए शमिता जी ने दोनों की नज़र उतार ली तो दोनों मुस्कुरा उठे। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। आद्विक ने कहा, तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और खूब मज़े करो। शमिता जी ने कहा तो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने झुककर शमिता जी के पैर छुए और वहाँ से निकल गए। करीब 15 मिनट बाद ही दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुँच गए। आद्विक ने गाड़ी से उतरकर आकृति की साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया।
आकृति उसका हाथ थामकर गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ थामे अंदर चले गए। सो फाइनली यू आर हेयर। वो लोग हॉल में एंटर किए ही थे कि परी वहां आ गई। परी की बात पर आद्विक मुस्कुरा दिया। वहीं आकृति को यहाँ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो शांत ही खड़ी थी। है आकृति लुकिंग गॉर्जियस, परी ने आकृति की तारीफ करते हुए कहा। तो आकृति जवाब में बस मुस्कुरा दी। अंदर आने देगी अब, आद्विक ने कहा तो परी उसे घूरते हुए साइड हट गई। आद्विक आकृति का हाथ थामे अंदर चला गया। परी भी उनके पीछे पीछे आ गई। क्योंकि ये कॉलेज परी के पापा का था, इसलिए सारा काम परी ही देख रही थी। बल्कि कॉलेज का आधे से ज़्यादा काम वही देखती थी। क्योंकि वो अपने माँ पापा की इकलौती औलाद थी, तो सारी जिम्मेदारी उसी पर थी और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा भी रही थी। अपने पापा के कंधों से जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए उसने अपने सपने को भी छोड़ दिया था। वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, पर जिम्मेदारी के चलते उसने अपने सपने को छोड़ दिया। उसके पापा ने उसे कहा भी कि वो अपने सपने पर ध्यान दे, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे, पर वो नहीं मानी। उसकी जिद के आगे उसके पापा को भी झुकना पड़ा और कॉलेज की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। पार्टी अपने पूरे सुरूर पर थी। हर कोई अपने तरीके से पार्टी को एंजॉय करने में लगा था। कोई अपने पुराने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था, तो कोई ड्रिंक का लुत्फ उठा रहा था, तो कोई डांस फ्लोर पर जमकर उधम मचा रहा था। सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। आद्विक भी अपने दोस्तों के साथ बातों में व्यस्त था। इस बीच उसने एक पल को भी आकृति को अकेला नहीं छोड़ा था। आकृति सबकी बातें सुनते हुए इधर उधर देख रही थी कि एक जगह जाकर उसकी नज़र रुक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई थी, धड़कनें बढ़ गई थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसकी पकड़ आद्विक के हाथ पर कस गई। आद्विक ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसके माथे की नसें तन गई। उसने परी को देखा, वो भी इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा है। तो परी ने कहा तो आद्विक ने बिना कुछ कहे आकृति को उसके कंधे से पकड़कर अपने से सटा लिया। ये देखकर सामने खड़े प्रतीक के तन बदन में आग लग गई। उसकी पकड़ उसके हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास पर कस गई। प्रतीक मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और आकृति को देखने लगा। आद्विक की नजरें बराबर उस पर बनी हुई थी। वहीं आकृति डर की वजह से कांप रही थी। रीति, भाभी, आद्विक ने प्रतीक की बात काटते हुए कहा तो प्रतीक देखने लगा। ब्रो बोलता है ना मुझे, और ये बीवी है मेरी, इस लिहाज से भाभी हुई तेरी, और भाभी माँ के समान होती है, आद्विक ने मुस्कुराकर कहा। तो प्रतीक जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। ए ब्रो, तेरी बीवी होने से पहले मेरी दोस्त है वो, तो मेरे लिए तो वही रिश्ता पहले रहेगा। प्रतीक ने एक तीखी सी मुस्कान बिखेर कर कहा। तो जवाब में आद्विक मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि प्रतीक ऐसा ही कोई जवाब देगा। एनीवेज, शादी की बहुत बहुत बधाई कहकर प्रतीक ने आकृति की ओर हाथ बढ़ाया तो आद्विक ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया, आद्विक मुस्कुराकर बोला। तो प्रतीक फुफकार दिया। तुम दोनों बातें बाद में करना, चलो पार्टी एंजॉय करो, परी ने बात बदलते हुए कहा। सब फिर से पार्टी में लग गए। वहीं प्रतीक की नज़रें बराबर आकृति पर जमी हुई थी। आज ना जाने क्यों उसकी नज़रें उसे सुकून नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। आज उसकी नज़रों से वो असहज हो रही थी। आद्विक उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो हर पल उसका हाथ थामे हुए था, ये जताने के लिए कि वो हर वक्त उसके साथ है और उसे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़, परी स्टेज पर आकर बोली तो सब उसे ध्यान से देखने लगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारे बीच एक न्यूली मैरिड कपल है, वो भी कॉलेज का मोस्ट वांटेड मुंडा और मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। तो आज की शाम में चार चांद लगाने के लिए ये कपल स्टेज पर आ रहा है, परी ने कहा तो सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं आकृति और आद्विक कभी एक दूसरे को देखते तो कभी स्टेज पर खड़ी परी को। आद्विक के दोस्तों ने जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया था। तो क्या पागल है क्या, क्या है ये सब, आद्विक परी को घूरते हुए बोला। अपने एंटरटेनमेंट का इंतजाम, कहकर परी ने दोनों को स्टेज की ओर धकेल दिया। मजबूरी में उन्हें स्टेज पर जाना ही पड़ा। उनके स्टेज पर पहुंचते ही डीजे ने गाना बजा दिया। आद्विक ने आकृति की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। आद्विक ने उसे अपने करीब खींच लिया। आकृति का एक हाथ उसके सीने पर टिक गया और आद्विक ने अपना दूसरा हाथ आकृति की कमर पर रख दिया और दोनों डांस करने लगे। इन दोनों को करीब देखकर प्रतीक जल भुन गया। आद्विक आकृति का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए, तारे सारे बेचारे नींद से हारे, मगर हमको और तुमको सोना है।
यूं कहीं भी तुम न जाओ, यहीं पे ही रुक जाओ। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हो सके तो जगना तुम साथ मेरे, बिन तेरे ना कटते दिन रात मेरे। जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे, बुरे हो या अच्छे हालात मेरे साथ मेरे। ओ साथ मेरे, हाँ साथ मेरे। आद्विक आकृति के पीछे आया और उसकी कमर पकड़कर ऊपर उठा दिया। आकृति ने अपने हाथ हवा में खोल दिए और अपना सर आद्विक के कंधे पर रख दिया। आकृति ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और आद्विक ने उसका माथा चूम लिया। हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे। गाना खत्म होने के बाद सभी ने जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई की। दोनों खुश होकर स्टेज से नीचे उतर आए। वहीं प्रतीक नफरत से भर उठा था उन दोनों को साथ देखकर। आदिक, बहुत गलत किया तूने इसे मुझसे छीन कर। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। नफरत करेगा तू इससे और तू खुद इसे मेरे पास छोड़कर जाएगा, उसने नफरत से कहा और अपने गिलास की शराब अपने गले में उतार ली। आकृति आद्विक की शर्ट प्रेस कर रही थी। आजकल आद्विक के सारे काम वो खुद करने लगी थी। उसके काम करते हुए एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा था उसे। शमिता जी पड़ोस में गई थी, सार्थक स्कूल और आद्विक ऑफिस। अचानक ही घर का लैंडलाइन फोन बज उठा। आकृति प्रेस बंद करके नीचे आई। तब तक फोन बंद हो चुका था। वो वापस जाने को मुड़ गई कि फोन दोबारा से बज उठा। आकृति ने फोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। हेलो, सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई। प्रतीक, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हाँ रीति, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्रतीक ने अपनी जबान में मिठास घोलते हुए कहा। प्रतीक, तुमने वापस मुझे फ़ोन क्यों किया? तुमसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो। अगर आदिक को पता चला तो जानते हो ना वो क्या करेगा। प्लीज़ मुझे आज के बाद कॉल मत करना, कहकर आकृति फ़ोन रखने को हुई, लेकिन प्रतीक की आवाज़ ने उसे रोक दिया। रिति प्लीज़, बस एक बार मेरी बात सुन लो। आई प्रॉमिस मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ एक बार, प्लीज़ रिति, प्रतीक मन्नतें करते हुए बोला तो आकृति पिघल गई। बोलो जल्दी, आकृति ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ देर चुप रहकर प्रतीक ने कहा, क्या? तुम मुझे अपना नंबर दो, तुम्हें सेंड करता हूँ मैं। प्रतीक ने कहा तो आकृति सोच में पड़ गई। आद्विक ने सख्त मना किया था किसी को भी अपना नया कॉन्टैक्ट नंबर देने से, खासकर प्रतीक को। नहीं प्रतीक, तुम्हें जो भी कुछ कहना है ऐसे ही कहो, आकृति ने कहा तो प्रतीक बौखला गया, पर वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, रिति देखो बहुत ज़रूरी बात है। अगर तुमने आज वो नहीं देखा तो बहुत पछताओगी पूरी ज़िंदगी। प्लीज़ एक बार। कुछ सोचकर आकृति ने उसे अपना नंबर दे दिया। नंबर देखकर प्रतीक के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उतर आई। उसने सामने खड़े शख्स को देखा और मुस्कुरा उठा। हाँ रुको रीति, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ अभी। आकृति ने जवाब दिया तो प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद आकृति के फ़ोन की मैसेज बीप बजी। वो मैसेज देखने लगी। हर मैसेज के साथ उसकी आंखों में दर्द उतरता जा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। उसने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो भी सन खड़ी थी कि उसका फ़ोन बजा। आकृति ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो सामने से प्रतीक की आवाज़ आई। देखा तुमने? वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। देखो रीति, मैं कब से तुम्हें यही सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताने के लिए कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीति, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। प्लीज़ समझो मेरी बात को। मैं नहीं चाहता जो बाकी सबके साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। प्लीज़ सोचना इस बारे में। प्रतीक ने अच्छा ढोंग किया था ये दिखाने का कि उसे आकृति की कितनी फिक्र है। आकृति ने बस इतना ही कहा और फ़ोन काट दिया और अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाकर रो पड़ी। नहीं नहीं, आद्विक ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। कहते कहते आकृति रो पड़ी। जो कुछ भी प्रतीक ने कहा उसका दिल नहीं मान रहा था। ना जाने क्यों, पर उसे यकीन था कि आद्विक कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग था कि उसे मजबूर कर रहा था आद्विक के बारे में गलत सोचने को। काम हो गया है बुआ, अब देखना जल्दी वो खुद मेरे पास आएगी। प्रतीक ने कुटिलता से हंसकर सामने खड़ी आकृति की सौतेली माँ सुनंदा से कहा। उसकी बात सुनकर सुनंदा भी मुस्कुरा दी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। सुनंदा ने उसका माथा चूम लिया। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा आकृति। आखिर तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो मेरे लिए, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितना माला माल कर दोगी।
प्रतीक मन ही मन सोचकर हंस पड़ा। रात को आद्विक आया तो आज उसे आकृति बाहर उसका इंतजार करती नहीं दिखाई दी। उसे कुछ अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि शायद थक गई होगी इसलिए सो गई। आद्विक कमरे में आया तो देखा कि आकृति सोफे पर सिकड़ी हुई सो रही है। आद्विक उसके पास आया और जैसे ही उसे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आकृति हड़बड़ाकर उठ गई। उसके ऐसे जागने से आद्विक पीछे हटकर खड़ा हो गया। आद्विक को देखकर आकृति डर से खुद में ही सिमट गई। आज ना जाने क्यों, पर उसे आद्विक से डर लग रहा था। आकृति वो उसके करीब बढ़ा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। इसे क्या हुआ? आद्विक उसके बदले व्यवहार से हैरान था। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो नीचे आया। आकृति फिर से उसे देखकर कांप गई। आद्विक ने कुछ पल उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। तुमने खाया? आद्विक ने पहला निवाला तोड़कर कहा। हाँ हाँ, आकृति ने अटकते हुए कहा। आद्विक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाने लगा। खाने के बाद आद्विक बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे जाता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और बर्तन समेटने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब आकृति को लगा कि आद्विक सो गया होगा तो आकृति कमरे में आई। कमरे की लाइट बंद थी तो उसने चैन की सांस ली और कमरे में आ गई। वो आकर बेड पर बैठी कि कमरे की लाइट्स चल गई। उसने चौंक कर देखा, आद्विक दरवाजे से कमर टिकाए गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमट गई। आद्विक उसके करीब बढ़ा तो आकृति उठने को हुई। टू बी कंटिन्यूड।